बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। हमने इससे पहले आपको रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के हवाले से एक लेक्चर बताया, कंप्लीट एक लेक्चर मैंने आपको समझा दिया और उसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि रदरफोर्ड ने किस तरीके से एक एटॉमिक थ्योरी पेश की अपनी, ठीक है। तो उस एटॉमिक थ्योरी को मैंने 4 मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्सों में और 4 डिफरेंट किस्म की हेडी में डिवाइड किया था, ठीक है। आपको याद है ना कि पहला हेडी मैंने क्या दिया था उसके लिए? रदरफोर्ड की जो थ्योरी के हवाले से पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, रदरफोर्ड ने जो अपनी थ्योरी पेश की कि वो 1911 में पेश की है। कब? 1911 में, ठीक है। 1911 में उन्होंने पेश की अपनी थ्योरी नंबर 1। फिर इसके बाद आपको मैंने समझाया था कि देयर आर 4 डिफरेंट किस्म की पार्ट्स में मैंने समझाने की कोशिश की। उसमें जो पहला था रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट। क्या था? रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? रदरफोर्ड बम्बार्डिड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फाइल। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की जो बम्बारमेंट करी थी गोल्ड फाइल के ऊपर, ठीक है। और गोल्ड फाइल की जो थिकनेस है कि दैट इज़ 0.004 सेंटीमीटर। इतना तक तो याद है ना। फिर इसके बाद अगला आपने देखा था कि रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन है। रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, उस एक्सपेरिमेंट को देखकर रदरफोर्ड ने क्या कुछ नतीजा, क्या कुछ देखा, उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन जो है कि दरअसल 3 तरह की उन्होंने ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्व की। उनमें से पहला क्या था? बहुत सारे जो रेस है कि वो उस गोल्ड फाइल से पास हो गए, कुछ रेस जो है कि वो मुड़ गए और सम रेस ऐसा था कि जो ग्रेटर देन 90 डिग्री पर जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। इन 3 ऑब्जर्वेशन को देखकर उसने कंक्लूजन 3 निकाला। उसमें से पहला कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फाइल अनरिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? खाली। उसकी जो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है, इसका मतलब क्या था? उन्होंने देखा कि कुछ जो रेडिएशन है वो डिफ्लेक्ट कर गया। तो रेडिएशन के डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि एटम के सेंटर में कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव पार्ट है। तो इस वजह से वो जो अल्फा पार्टिकल्स है कि उसके ऊपर कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और अल्फा पार्टिकल्स की मैंने बताया था दैट इज इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल किसके बराबर है? हीलियम न्यूक्लाई के बराबर है, H+2। तो लिहाजा ये पॉजिटिव से टकराने के बाद इधर उधर चला जाएगा क्योंकि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर। अगला आपके पास जो तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो तो सीधे पार हो गए। इसका रीज़न ये था क्योंकि एटम की जगह जगह आपको मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर इसके बाद हम गए थे जनाब डिफेक्ट्स की तरफ, और डिफेक्ट्स में मैंने कहा था कि एक डिफेक्ट जो है कि वो हमने आज के लिए छोड़ा हुआ है और एक डिफेक्ट्स आपको बता दिया था। वो डिफेक्ट्स ये था कि डिफेक्ट का मतलब खामी। रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, एटम बिल्कुल गोल है और उसके सेंटर में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के गिर्द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है कि वो मुसलसल घूम रही है। तो क्लासिकल फिजिक्स ने ये एतराज़ कर ली कि इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस के गिर्द मुसलसल घूम रही है तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपना एनर्जी लूज़ करेगा। जब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना एनर्जी लूज़ करेगा तो फिर उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। जब उसकी स्पीड कम होगी तो फिर लिहाजा होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन घूमने के जो रास्ते हैं कि ये छोटे से छोटा होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन घूमने के रास्ते क्या होगा? छोटे से छोटा होता जाएगा, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कि वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लिहाजा एटम को फना होना चाहिए। एटम को क्या होना चाहिए? फना होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका पहला डिफेक्ट्स है। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी जो दूसरा डिफेक्ट्स के ऊपर, जिसको हम कहेंगे दूसरा डिफेक्ट। पहले मैं आपको बता दूंगा, फिर इसके बाद उसके अंदर जो मौजूद एक टर्म समझा दूंगा। डिफेक्ट नंबर 2, खामी नंबर 2 रदरफोर्ड की ये है। अब ये है कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रही है, मुसलसल घूम रही है और हर एटम की ना एक ख़ास किस्म की स्पेक्ट्रम होती है। अब पहले आप स्पेक्ट्रम समझिए क्या चीज़ है। स्पेक्ट्रम की
डिफिनेशन बहुत आसान सा है। स्पेक्ट्रम दरअसल कहते हैं ये जो वाइट लाइट आपको नज़र आ रहे हैं, सूरज से आने वाली जो लाइट है ना, इसको हम कहते हैं कि वाइट लाइट कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट क्या कहते हैं इसको हम, या वाइट लाइट है, ठीक है, वाइट लाइट। जब आप इस वाइट लाइट को प्रिज्म से पास आउट कर लेंगे, प्रिज्म आपने सुना है, प्रिज्म एक गिलास शीशे की एक स्लेब होती है, इस तरह बिल्कुल शीशा ही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि प्रिज्म कहते हैं, ट्रायंगल की तरह इस तरह। जब आप यहाँ से ये जो वाइट लाइट है इसको पास आउट कर दें, ठीक है, ये पास आउट कर दें जैसे आप यहाँ से, तो जब ये वाइट लाइट यहाँ प्रिज्म से पास आउट होगा ना, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब पता चला, ये जो लाइट आपको वाइट नज़र आ रहे हैं कि ये वाइट नहीं है, बल्कि ये 7 कलर्स का एक मजमुआ है। इसको कहते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ द वाइट लाइट। क्या कहेंगे आप, कंपोनेंट्स ऑफ द वाइट लाइट। देखें, जब आपने इसको पास आउट कर दिया कि इस प्रिज्म से, तो ये 7 कलर्स में डिस्पर हो जाएगा, कलर 1 2 3 4 5 6 7, येलो ब्लू रेड ग्रीन वगैरह, ठीक है। इन डिफरेंट किस्म के जो कलर्स हैं ना, इन कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे इनको हम, स्पेक्ट्रम। आज स्पेक्ट्रम की डिफिनेशन सुन लीजिए आप, यानी डिस्पर्जन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट, dispersion of the components of the white light when passed through a prism, is known as spectrum। ये जो white light आपको नजर आ रहे हैं, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को आप बेसिकली कहते हैं कि स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे आप, स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली 2 तरह से है। कितने तरह से है, 2 तरह से। एक तो है स्पेक्ट्रम की जो टाइप है कि वो लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम, और दूसरा टाइप है कि वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दी स्पेक्ट्रम, नंबर 1 लाइन स्पेक्ट्रम और नंबर 2 कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आप इन दोनों को जरा समझेंगे आप, लाइट स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम, और फिर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है। लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में मामूली सा फर्क है। इसको आप देखें, जब हम इस वाइट लाइट के अंदर जो मौजूद कंपोनेंट्स का आप स्टडी करेंगे ना, आप जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हमने स्पेक्ट्रम की स्टडी करना है बस, ठीक है। और स्पेक्ट्रम को स्टडी करने का, ये जो स्पेक्ट्रम है इसको स्टडी करने का हमारे पास एक ख़ास किस्म की इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है। उस मशीन को हम कहेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहेंगे उसको हम, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं इसको आप। इसको या तो स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे या तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, दोनों सेम है, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए जब आप उस एटम से निकलने वाली स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे ना, तो वो जो स्टडी करने के बाद आपको स्पेक्ट्रम जो है कि वो 2 तरह से मिलेगा, ठीक है। पहले आपको मैं ज़रा टाइप समझा दूंगा, फिर इसके बाद हम उस डिफेक्ट की तरफ जाएंगे। तो पहला जो हमारे पास टाइप है कि वो है लाइन स्पेक्ट्रम है। जब आप एक स्पेक्ट्रम का आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको कलर नज़र आएगा ना, ये जो कलर उसके अंदर 7 कलर था, मैंने अभी आपको बता दिया डिफरेंट कलर है। तो वो जो कलर है आपको इस तरह से नज़र आए, जैसे अब बिलफरस लेट सपोज यहाँ मैंने समझा कि इसको आपने रेड कलर समझा है, ठीक है। तो ये बिलफरस वाइट है, समझो कि ये कोई और कलर है, ये कोई तीसरा कलर ग्रीन कलर है, या फिर येलो है, समझो आप, लेट सपोज। देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो आपको एक स्पेक्ट्रम नज़र आ रहे हैं, इस स्पेक्ट्रम के अंदर आप 2 या 2 से ज़्यादा कलर को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट एक लाइन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि जनाब ये जो रेड कलर है कहाँ से कहाँ तक है, आप कहेंगे मुझे सर यहाँ से यहाँ तक रेड कलर है। इसको कहते हैं कि हम कैन बी मार्क बाय अ स्पेसिफिक लाइन, कैन बी मार्क बाय अ स्पेसिफिक लाइन। अब मैं आपसे कहूँगा ये जो ब्लैक कलर कहाँ से कहाँ तक है, आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक ब्लैक कलर है। तो एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर आपको डिफरेंट जो कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट है, डिफरेंट कलर जो है
कि वो एक स्पेसिफिक लाइन से आप उसको बिल्कुल सेपरेट कर सके। सेपरेट का मतलब अलग कर सके, तो इस तरह की स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे उसे हम? लाइन स्पेक्ट्रम। यानी कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट कैन बी मार्क बाय अ डिस्टिंक्ट लाइन। एक खास लाइन से आप कंपोनेंट्स को अलग कर सकें। अब एक ऐसा है कि आपके पास एक और स्पेक्ट्रम है, देखें कि और एक स्पेक्ट्रम में बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस स्पेक्ट्रम के अंदर सारे कलर्स, मेरे पास तो 2 कलर है, वरना मैं सारे कलर्स बना देता। देखें इस तरह से है सारे के सारे कलर्स। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसमें से जो एक कलर है कि उसको आप मुझे बता दें कि यहां से यहां तक कौन सा कलर है, यहां से यहां तक कौन सा कलर है, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे? सेपरेट नहीं कर सकेंगे आप। यहां से यहां ब्लैक है, यहां से यहां रेड है, ऐसा नहीं कर सकेंगे आप, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे हम? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। तो देखें कि आपको ज़रा रदरफोर्ड एडेमिंग मॉडल के तहत ये बता दिया कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर न्यूक्लियस की गिर्द कंटिन्यूअसली घूम रहे, कंटिन्यूअसली, अगर ये कंटिन्यूअस घूमेगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा। जब कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो कौन सा मिलना चाहिए? वो मिलना चाहिए जनाब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या मिलना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए आपको। समझ आ रहे? इतना सा है उसके ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिर्द मुसलसल घूम रही है लेट सपोज, तो फिर उसे मिलने वाली, हासिल होने वाली स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। अब जब आपने प्रैक्टिकली चेक किया, ठीक है, एटम की जब स्पेक्ट्रम आपने देखा है तो वो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला, बल्कि आपको क्या मिला? लाइन स्पेक्ट्रम मिला। तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने जो थ्योरी आपको बता दिया था कि उसके अंदर शक व शुबहात पैदा हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा था उसकी जो थ्योरी के मुताबिक तो कंटिन्यूअस मिलना चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिला? हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला। तो ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर के लिए आप देखते रहिए। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।